आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, और आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विधेयक या बिल के बारे में जो कि संसद में लाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, जो विधेयक या बिल होता है वह कितने प्रकार का होता है। तो विधेयक होता है 4 प्रकार का, जिसमें पहला विधेयक होता है साधारण विधेयक जो कि है अनुच्छेद 107 में, और दूसरा है धन विधेयक जो कि है अनुच्छेद 110 में, और तीसरा है वित्त विधेयक जो कि है अनुच्छेद 117 में, और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक जो कि है अनुच्छेद 368 में। आप लोग दोस्तों ये चीज़ जरूर याद करिएगा कि कौन सा विधेयक किस अनुच्छेद में है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है पेपर में कि साधारण विधेयक किस अनुच्छेद में है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। तो पहला विधेयक देखिए दोस्तों, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक 2 प्रकार का होता है। पहला हो गया सार्वजनिक विधेयक और दूसरा हो गया निजी विधेयक। सार्वजनिक विधेयक मतलब गवर्नमेंट बिल और निजी विधेयक मतलब प्राइवेट बिल। सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक में जो मुख्य अंतर है वह यह है दोस्तों कि जो सार्वजनिक विधेयक होता है वह रूलिंग पार्टी के जो मंत्रिमंडल होता है उसके किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सार्वजनिक विधेयक या गवर्नमेंट बिल होता है वह मंत्री के द्वारा लाया जाता है, और जो निजी विधेयक होता है वह सांसद के द्वारा लाया जाता है जो कि मंत्री ना हो। तो बस सार्वजनिक विधेयक और निजी विधेयक में यही अंतर है कि सार्वजनिक विधेयक मंत्री के द्वारा लाया जाता है और निजी विधेयक सांसद के द्वारा लाया जाता है जो कि मंत्री ना हो। तो सार्वजनिक विधेयक या गवर्नमेंट बिल जो होता है दोस्तों वह संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, वहाँ पर लाया जा सकता है मंत्री जी के द्वारा। ये चीज़ आप लोग पहले ध्यान रखिए कि जो सार्वजनिक विधेयक होता है वह लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। उसके बाद मंत्री को जो कि सार्वजनिक विधेयक ला रहा है उसे जिस भी सदन में यह विधेयक ला रहा है उस सदन के जो सभापति जी होंगे उससे 7 दिन पहले परमिशन या स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि भैया हम ये सार्वजनिक विधेयक या गवर्नमेंट बिल इस सदन में ला रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो सार्वजनिक विधेयक होता है वह संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, अर्थात लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, और यह जो रूलिंग पार्टी होती है उसके मंत्री के द्वारा लाया जाता है। और वो मंत्री जी जिस भी सदन में यह विधेयक लाएंगे उस सदन के जो सभापति महोदय होंगे उनसे मंत्री जी को नोटिस के द्वारा यह स्वीकृति या परमिशन लेना पड़ेगा कि हम सार्वजनिक विधेयक ला रहे हैं। उसके बाद जब सभापति महोदय परमिशन दे देंगे कि हाँ आप सार्वजनिक विधेयक सदन में ला सकते हैं, तो सार्वजनिक जो विधेयक होगा वह जो संसद की 2 समितियां होती हैं जिनका नाम है प्रवर समिति या संयुक्त समिति, जिन्हें सेलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी भी कहते हैं, उनके पास आएगा जो सार्वजनिक विधेयक होता है। उसके बाद जो प्रवर समिति और संयुक्त समिति रिपोर्ट देंगी, और फिर उस सदन में मान लीजिए कि जैसे वह विधेयक आया है राज्यसभा में, तो मान लीजिए वह विधेयक आया है राज्यसभा में, तो संयुक्त समिति और प्रवर समिति के रिपोर्ट के बाद राज्यसभा में वोटिंग होगी, और यदि वहाँ पर
बहुमत मिल जाता है उस सार्वजनिक विधेयक को तो वह अगले सदन में चला जाएगा, और फिर अगर उस अगले सदन में भी बहुमत मिल गया तो फिर राष्ट्रपति जी के पास चला जाएगा, और राष्ट्रपति जी अगर उस बिल पर सिग्नेचर अपना कर दिए या हस्ताक्षर कर दिए तो वह विधेयक पास हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो सार्वजनिक विधेयक है, गवर्नमेंट बिल होता है, उस पर राष्ट्रपति अपना वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं। अर्थात यदि राष्ट्रपति चाहें तो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, और या तो चाहें उस पर हस्ताक्षर कर कर उस विधेयक को पारित कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों संयुक्त समिति या ज्वाइंट कमेटी के बारे में देख लीजिए। तो संयुक्त समिति या ज्वाइंट कमेटी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है, और संयुक्त समिति को बुलाते हैं राष्ट्रपति महोदय, और संयुक्त समिति का अध्यक्ष होता है जो लोकसभा का स्पीकर या सभापति हो। तो बस संयुक्त समिति के बारे में इतना ही जानिए कि जो संयुक्त समिति है वो 108 अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और इसके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के सभापति। उसके बाद देखिए निजी विधेयक या प्राइवेट बिल। तो जो निजी विधेयक होता है वह निजी व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है। निजी व्यक्ति मतलब जो सिर्फ सांसद हो, मंत्री न हो। तो जो सांसद होता है उसे यहाँ निजी व्यक्ति कहा गया है या प्राइवेट मेंबर कहा गया है। तो दोस्तों जो निजी विधेयक होता है यह सामान्य तौर पर जो रूलिंग पार्टी के विपक्षी पार्टी होती है उसके किसी सांसद के द्वारा लाया जाता है। और निजी विधेयक जो होता है यह भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अर्थात या तो लोकसभा और या तो राज्यसभा। और आगे देखिए जो निजी विधेयक होता है उसे लाने के लिए जो निजी व्यक्ति होगा उसे स्वीकृति या परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस भी सदन में वो विधेयक लाएगा उसके सभापति से। और कितने दिनों पहले स्वीकृति या परमिशन लेनी पड़ती है? तो 1 महीने पहले जो संबंधित सदन के सभापति होंगे उन्हें नोटिस देकर परमिशन या स्वीकृति लेनी पड़ेगी निजी व्यक्ति को निजी विधेयक लाने के लिए। उसके बाद निजी विधेयक पे जो चर्चा होती है वह अल्टरनेट फ्राइडे को होती है, अर्थात जैसे एक शुक्रवार को चर्चा हो गई निजी विधेयक पर, उसके बाद जो अगला शुक्रवार आएगा उस दिन चर्चा नहीं होगी, और फिर जो इसके अगला शुक्रवार आएगा वहाँ पर चर्चा होगी। और चर्चा का समय कितना होगा? तो उसका समय होगा 2.5 घंटे। उसके बाद अगला विधेयक है दोस्तों धन विधेयक या मनी बिल, जो कि है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट विधेयक है दोस्तों, तो इसे लाइन बाय लाइन याद रखिएगा। तो धन विधेयक या मनी बिल को सर्टिफाइड कौन करता है? तो वो करते हैं लोकसभा के सभापति। अर्थात कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है यह बताते हैं लोकसभा के स्पीकर या लोकसभा के सभापति महोदय। और दोस्तों धन विधेयक या मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराने से पहले या लाने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन, संस्तुति या स्वीकृति लेनी पड़ती है। और जो धन विधेयक या मनी बिल होता है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस या लाया जा सकता है। और जो राज्यसभा होता है दोस्तों वह जो धन विधेयक होता है उस पर कोई भी संशोधन नहीं कर सकता और न तो उस विधेयक को रिजेक्ट कर सकता है, बस सिर्फ उस विधेयक पर सुझाव दे सकता है कि इसमें कुछ संशोधन होने चाहिए, और जो कि यह जरूरी नहीं है कि जो राज्यसभा ने सुझाव दिया है उसको माना ही जाए लोकसभा के द्वारा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा का कोई भी अधिकार नहीं है धन विधेयक पर, सिवाय
एक सुझाव देने के। और जो राज्यसभा होता है वो धन विधेयक या मनी बिल को सिर्फ 14 दिन डिले करा सकता है या 14 दिन तक रोक सकता है, और उसके बाद 15वें दिन उसे यह विधेयक पारित ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, धन विधेयक के केस में राज्यसभा का कोई महत्व ही नहीं होता, इसलिए राज्यसभा और लोकसभा में न तो कोई मतभेद होता है, तो इसमें न तो ज्वाइंट कमेटी या संयुक्त समिति की ज़रूरत पड़ती है और न ही प्रवर समिति की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद दोस्तों, जब यह बिल या विधेयक राष्ट्रपति जी के पास जाएगा तो वहाँ पर उन्हें सिग्नेचर करना या अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, क्योंकि जो राष्ट्रपति जी होते हैं वह मनी बिल या धन विधेयक पर अपना वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए फाइनेंस विधेयक या वित्त विधेयक, जो कि है संविधान के अनुच्छेद 117 में। तो जो वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल होता है वो होता है दोस्तों दो प्रकार का, जिसमें पहला है वित्त विधेयक टाइप 1 और वित्त विधेयक टाइप 2, अर्थात वित्त विधेयक पहले प्रकार का और वित्त विधेयक दूसरे प्रकार का। तो जो टाइप 1 वित्त विधेयक है दोस्तों वह धन विधेयक की तरह व्यवहार करता है। जो वित्त विधेयक पहले प्रकार का है वह सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या लाया जा सकता है, और जो वित्त विधेयक दूसरे प्रकार का है या टाइप 2 है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह लाया जा सकता है। और जो पहले प्रकार का वित्त विधेयक है दोस्तों उसे सदन में लाने से पहले राष्ट्रपति की संस्तुति या परमिशन लेनी पड़ेगी, और सेम है वित्त विधेयक 2 में, अर्थात वित्त विधेयक 2 को भी सदन में लाने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति लेनी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों, जो वित्त विधेयक होता है पहले प्रकार का और दूसरे प्रकार का, दोनों को संसद के किसी भी सदन द्वारा या तो स्वीकार किया जा सकता है और या तो रद्द किया जा सकता है। ये दोनों के केस में समान है। अब देखिए दोस्तों, जो मनी बिल या धन विधेयक है वो भी कहाँ पे लाया जा सकता है सिर्फ, तो वो सिर्फ लाया जा सकता है लोकसभा में, और जो वित्त विधेयक टाइप 1 है या पहले प्रकार का है वो भी सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। तो इन दोनों में यही संबंध के लिए ये कहा गया है कि मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकता है, लेकिन जो फाइनेंस बिल या वित्त विधेयक है वो कभी मनी बिल नहीं हो सकता है। और अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम है संसदीय समितियां या पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जो संसदीय समितियां होती हैं वह 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अस्थाई समिति या स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा है अस्थाई समिति जिसे कहा जाता है एडहॉक कमेटी। अस्थाई समिति या एडहॉक कमेटी ये होता है 2 प्रकार का। पहला होगा संयुक्त समिति, दूसरा होगा प्रवर समिति। संयुक्त समिति या ज्वाइंट कमेटी ये है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में, और दूसरा है प्रवर समिति जिसे कहा जाता है सिलेक्ट कमेटी। और दोस्तों, ये दोनों समितियां राष्ट्रपति जी के द्वारा बुलाई जाती हैं, और कब बुलाई जाती हैं, तो जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है किसी विधेयक को लेकर, तो राष्ट्रपति जी संयुक्त समिति और प्रवर समिति को बुलाते हैं। तो अस्थाई समिति में पहला है लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका गठन हुआ था भाइयों 1923 में, और इसके कुल सदस्य होते हैं 15 और 7 22, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। और इस समिति का अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के सभापति के द्वारा। और उसके बाद दूसरा है प्रकलन समिति या एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी या प्रकलन समिति, इसका गठन हुआ था
1950 में, और इसके कुल सदस्य होते हैं 30, और जो कि होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से, और इसका अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के स्पीकर या सभापति के द्वारा। उसके बाद तीसरा है दोस्तों सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति या पब्लिक अंडरटेकिंग कमिटी। तो इसका गठन हुआ था 1964 में, और इसमें कुल सदस्य होते हैं 22, जिसमें 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। इसका भी अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के स्पीकर या सभापति के द्वारा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट या राज्य कार्यपालिका के बारे में। तो राज्य कार्यपालिका में 4 भाग होते हैं, जिनमें पहला हो गया राज्यपाल, दूसरा हो गया मुख्यमंत्री, तीसरा हो गया मंत्रिपरिषद, और चौथा हो गया महाधिवक्ता राज्य। राज्य कार्यपालिका में दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल या गवर्नर के बारे में। तो राज्यपाल कहाँ पर हैं? तो ये हैं भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाए जा सकते हैं। और जो राज्यपाल होते हैं वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति महोदय को दे सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं, राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं, और राज्यपाल अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकते हैं। उसके बाद योग्यता देख लीजिए राज्यपाल बनने के लिए क्या होनी चाहिए। तो पहला है कि वे भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरा वे 35 साल की आयु पूरा कर लिए हों, और तीसरा वे किसी लाभ पद पर न हो। उसके बाद देखिए राज्यपाल को शपथ या ओथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाते हैं संबंधित राज्य के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो दिलाएंगे राज्यपाल को शपथ। अर्थात राज्यपाल की नियुक्ति जिस भी राज्य में होगी, उस राज्य का जो उच्चतम न्यायालय होता है या हाई कोर्ट होता है, वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस होंगे, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 सालों के लिए। और दोस्तों मूल संविधान जो था वहाँ पर यह था कि एक राज्यपाल या एक गवर्नर होगा, एक राज्य के लिए या एक स्टेट के लिए। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत एक राज्यपाल की नियुक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत एक राज्यपाल की नियुक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकती है। उसके बाद देखिए राज्यपाल की शक्तियाँ या पावर ऑफ गवर्नर। तो इसमें पहला है कार्यपालिका की शक्ति। इसमें है दोस्तों कि जो राज्यपाल होता है वो नियुक्त करता है किसका? वो करता है मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री के जो भी मंत्रिमंडल होगा उसके मंत्रियों का। और दूसरा जो राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है उसका, और तीसरा है जो जिला का न्यायाधीश होता है उसका। तो कार्यपालिका की शक्ति में 3 चीज़ ध्यान रखिएगा। राज्यपाल की दूसरी शक्ति का नाम है वित्तीय शक्ति। इसमें होता है जो मनी बिल और फाइनेंस बिल होता है, या जो धन विधेयक या वित्त विधेयक होता है, उसकी स्वीकृति राज्य में कौन देता है? तो वो देते हैं राज्यपाल या गवर्नर महोदय। और दूसरा कैग रिपोर्ट करता है दोस्तों केंद्र में राष्ट्रपति को, और राज्य में रिपोर्ट करता है किसे? राज्यपाल को। कैग मतलब भारत के महालेखा परीक्षक। उसके बाद भाइयों तीसरा है न्यायिक शक्ति। इसमें है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह ही क्षमादान दे सकता है या पैरोडन दे सकता है। तो राज्यपाल यदि किसी व्यक्ति को मिलिट्री कोड द्वारा मृत्युदंड मिला है
तो वहाँ पर क्षमादान नहीं दे सकता। और दूसरा, यदि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड मिला है तो वहाँ पर भी जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो क्षमादान नहीं दे सकते हैं। इसके बाद चौथा है विधायी शक्तियाँ या लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर इसमें होता है दोस्तों कि जो राज्यपाल होता है वह विधानसभा को विघटित कर सकता है और विधानसभा को संबोधित कर सकता है विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद और प्रतिवर्ष पहले सत्र को। उसके बाद पांचवा है स्वविवेकीय शक्तियां और इसमें है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और सरकार को बर्खास्त करना। ये दोनों चीज आएंगी राज्यपाल के स्वविवेकी शक्तियों के अंदर। और फिर है अनुच्छेद 200 और इसमें है कि जो गवर्नर या राज्यपाल होता है वह बाध्य नहीं होता स्वीकृति देने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों राज्य विधानमंडल या स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जो कि दिया गया है भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। तो ये गलत हो गया है, पीडीएफ में ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य विधानमंडल है वो संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है। और जो स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य विधानमंडल होता है दोस्तों उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में है राज्यपाल और गवर्नर और दूसरा भाग है विधान परिषद के बारे में जिसे कहा जाता है अपर हाउस या कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा भाग है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली और जिसे कहा जाता है लोअर हाउस। उसके बाद देखिए दोस्तों जो विधान परिषद या जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं और इसी को अपर हाउस भी कहते हैं, ये भारत में सिर्फ 6 राज्यों के पास है और बाकी राज्यों के पास सिर्फ गवर्नर और विधानसभा है। तो किन राज्यों के पास विधान परिषद है वो देख लीजिए एक बार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो पहला राज्य जिसके पास विधान परिषद है वो है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटका, पांचवा है तेलंगाना और छठवां है आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन 6 राज्यों के पास विधान परिषद है। और देखिए यहाँ नोट भी किया गया है कि 6 राज्यों को छोड़कर बाकी सबके पास गवर्नर और विधानसभा है। विधान परिषद दिया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 में और विधान परिषद के जो अधिकतम सदस्य होंगे वो होंगे विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद के अधिकतम सदस्य जो होंगे वो होंगे विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3। और उसके बाद देखिए तेलंगाना राज्य में विधान परिषद के सबसे कम सदस्य हैं और वो हैं 40 और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सबसे अधिक सदस्य हैं और वो हैं 100। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि विधान परिषद की सबसे कम सीट कहाँ पर है तो वो है तेलंगाना में जो कि है 40 और सबसे अधिक सीट कहाँ है विधान परिषद की भारत में तो वो है उत्तर प्रदेश में और कितनी है तो वो है 100। उसके बाद देखिए जो विधान परिषद होता है उसके जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव कैसे होता है तो वो होता है जो 5/6 सदस्य होते हैं उनका चुनाव होगा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वोटिंग से और जो बचे 1/6 सदस्य उन्हें राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं। और किस आधार पर मनोनीत करते हैं तो 4 समान है जैसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है जो कि है सहकारी आंदोलन या कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो एक बार और देख लीजिए
कि राज्यपाल किस आधार पर मनोनीत करता है विधान परिषद के सदस्यों को, तो वो करता है साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, और जो एक्स्ट्रा है इसके पास वो है सहकारी आंदोलन या कोऑपरेटिव मूवमेंट। और 5/6 और 1/6 का मतलब समझिए दोस्तों, जैसे ये हो गया 5/6 और ये हो गया 1/6, तो जो नीचे होता है उसको पूरा मान लेंगे। तो जो मान लीजिए कि 6 सदस्य हैं जिनका चुनाव होना है विधान परिषद के लिए, तो 6 में से जो 5 सदस्य होंगे उन्हें चुना जाएगा अप्रत्यक्ष वोटिंग या इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू। और अब 6 में से 5 तो अप्रत्यक्ष वोटिंग से चुन लिए गए हैं, तो बचा 1, तो वही 1 को मनोनीत करते हैं राज्यपाल। तो इसी को इस भाषा में लिखा गया है संविधान में कि 5/6 सदस्य होंगे उन्हें चुना जाएगा इनडायरेक्ट वोटिंग या अप्रत्यक्ष वोटिंग से, और 1/6 मनोनीत किए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। और एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, जो विधान परिषद का सदस्य हो वह 30 साल की आयु को पूरा कर लिया हो, और विधान परिषद का जो सदस्य होगा उसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और विधान परिषद में जो 1/3 सदस्य होते हैं वे हर 2 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं। तो ये राज्यसभा की तरह ही है कि जो विधान परिषद होता है यह अस्थाई सदन है और यह कभी भंग नहीं होता, जैसे कि राज्यसभा है। और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा। तो जो विधानसभा होती है वो राज्य विधानमंडल का अस्थाई सदन होता है और जिसे भंग किया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा को। उसके बाद देखिए दोस्तों, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में। और विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो वो है 500, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो वो है 60। लेकिन दोस्तों कुछ राज्यों में यह अपवाद है कि विधानसभा की न्यूनतम सीट होनी चाहिए 60, वहाँ पर 60 से भी कम है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो वो देख लीजिए कि किन किन राज्यों में 60 से भी कम सीट है विधानसभा में। तो पहला राज्य है दोस्तों पुदुचेरी, जहाँ पर है विधानसभा की सिर्फ 30 सीट, और दूसरा है सिक्किम जहाँ पर है 32 सीट, तीसरा है गोवा जहाँ पर है 40, और चौथा है मिजोरम और वहाँ पर भी है 40। तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों यूपी SSSC पेट 2021 में कि भारत के किस राज्य में विधानसभा की सबसे कम सीटें हैं, तो वो राज्य था पुदुचेरी जहाँ पर है सिर्फ 30 सीटें। तो इन चारों को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन देख लीजिए कि विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है वो कैसे होता है, तो वो होता है डायरेक्ट वोटिंग या प्रत्यक्ष वोटिंग के जरिए। और विधानसभा में भी जो राज्यपाल महोदय होते हैं वो एक सदस्य जो कि एंग्लो इंडियन है उसे मनोनीत कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आया था यूपीएसआई के पिछली बार वाले पेपर में कि विधानसभा में जो राज्यपाल होता है वो कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों केंद्र राज्य संबंध या सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इसमें पहला है विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन में जो पहला है या जिसे ए नाम रख दीजिए वो है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। तो संघ सूची या यूनियन लिस्ट में दोस्तों जो अपना मूल संविधान था या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था वहाँ पर कितने विषय थे, तो वो थे 97 विषय मूल संविधान में। और वर्तमान में कितने विषय हैं यूनियन लिस्ट या संघ सूची में, तो वो हैं 100 विषय। के बाद दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूनियन लिस्ट या संघ सूची में 88वां
संविधान संशोधन अधिनियम जो कि हुआ था 1996 में, इसके तहत यूनियन लिस्ट में जोड़ा गया सेवा कर या टैक्स ऑन सर्विसेज। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 88 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1996 के तहत टैक्स ऑन सर्विसेज या सेवा कर को जोड़ा गया यूनियन लिस्ट या संघ सूची में। संघ सूची या यूनियन लिस्ट के कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं जो कि पेपर में बार बार आते हैं, उसको आप लोग एक बार देख लीजिए दोस्तों ध्यान से। तो इनमें है रक्षा या डिफेंस, नागरिकता, जनगणना, संचार, रेडियो टीवी, बैंकिंग, डाकघर बचत बैंक, जीवन बीमा, रेलवे, आयात निर्यात, शेयर बाजार और विदेशी मामले। उसके बाद देखिए राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। तो दोस्तों राज्य सूची या स्टेट लिस्ट में मूल संविधान में कितने विषय थे? तो वो थे 66, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि वे कौन विषय 5 थे जो कि राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किए गए। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको एकदम रट डालिएगा। तो वो 5 विषय था शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन। ये 5 चीज आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा कि इसे राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 से। और इसके बाद इस सूची में कितना विषय बचा? तो वो बचा 61 या 61। ये बचा 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद। लेकिन वर्तमान में दोस्तों राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो वो है 59 या 59। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद राज्य सूची में कौन से विषय हैं उसको भी देख लीजिए। वैसे तो कुल विषय राज्य सूची में हैं 59 या 59, लेकिन हम लोग देखेंगे जो कि है बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए देखते हैं। वो है कृषि, सिंचाई, पुलिस, जेल, लोकल गवर्नमेंट और अदालत। उसके बाद तीसरा है समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो मूल संविधान था वहां पर समवर्ती सूची के कुल कितने विषय थे? 47। लेकिन 42वां संविधान संशोधन के बाद 5 विषय जो कि राज्य सूची में थे उसको निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया 1976 में। और उसके बाद कितने विषय हो गए? तो वो हो गए 47 और 5 वो हो गया 52, जो कि वर्तमान में भी इतने ही हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से समवर्ती सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय देख लीजिए दोस्तों। तो वो है शिक्षा, वन, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, शादी, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक कानून प्रक्रिया, न्याय का प्रशासन और प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, जिसे हिंदी में कहा जाता है निवारक निरोध कानून। तो हिंदी से अच्छा आप लोग इंग्लिश वाला ध्यान दीजिएगा, ये जल्दी याद हो जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो केंद्र राज्य संबंध में दोस्तों हम लोगों ने पहला पॉइंट पढ़ा लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध के बारे में, जो कि था 3 प्रकार का। पहला था यूनियन लिस्ट, दूसरा था स्टेट लिस्ट और तीसरा था कॉन्करेंट लिस्ट या संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संबंध में, जिसका नाम है प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। तो उसमें देख लीजिए दोस्तों कुछ मुख्य बातें इसमें है कि इन जनरल कंडीशन या सामान्य अवस्था में अनुच्छेद
365 के अनुसार, ये गलत हो गया है भाई टाइपिंग में, ये है 365। तो अनुच्छेद 365 के अनुसार केंद्र निर्देश देता है राज्य सरकार को, और वो किन विषयों पर निर्देश देता है, तो विषय हैं सुरक्षा, रेलवे, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, हिंदी भाषा। इन 4 विषयों पर केंद्र सरकार आर्टिकल या अनुच्छेद 365 के तहत राज्यों को निर्देश देती है, और राज्यों को मानना पड़ेगा इन 4 विषयों के ऊपर। कौन कौन से विषय हैं? सुरक्षा, रेलवे, एसटी या अनुसूचित जनजाति, और है हिंदी भाषा। जो भी निर्देश देगा केंद्र सरकार इन विषयों पर, जो कि हैं 4, उसको राज्य सरकार को मानना पड़ेगा। और आपातकाल या इमरजेंसी कंडीशन में दोस्तों, चाहे वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो, उसमें क्या होता है कि जो सभी शक्तियां होती हैं राज्य की, वो कहाँ चली जाती हैं? वो चली जाती हैं केंद्र सरकार के पास। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या प्रशासनिक संबंध में। उसके बाद दोस्तों, केंद्र राज्य संबंध में जो तीसरा संबंध है वो है वित्तीय संबंध। और इसमें हम लोग देखेंगे कि केंद्र सरकार को जो राजस्व या रेवेन्यू आता है वो किन किन स्रोतों से आता है, और राज्य सरकार को रेवेन्यू किन स्रोतों से आता है। तो आइए देखते हैं एक बार। तो राजस्व के जो स्रोत हैं केंद्र सरकार को, वो देख लीजिए। तो इनमें पहला है निगम कर, जिसे कॉरपोरेट टैक्स भी कहा जाता है। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स है, यहाँ से जो राजस्व की वसूली होती है केंद्र सरकार की, वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है केंद्र सरकार को, वो कहाँ से आता है? तो वो आता है निगम कर या कॉरपोरेट टैक्स से। इसके नीचे सब रहता है। तो पहला हो गया निगम कर, उसके बाद हो गया शिक्षा कर, फिर हो गया जो रेलवे से आता है पैसा, फिर बैंकिंग से, फिर जीवन बीमा से, फिर डाक विभाग से, फिर दूरदर्शन या आकाशवाणी से। और इसको भी देख लीजिए, केंद्र सरकार के जो राजस्व स्रोत हैं उसी में ये भी है, और वो है आयात निर्यात मतलब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, फिर शेयर बाजार, फिर जो इनकम टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, उसके बाद जो कस्टम ड्यूटी लगती है। तो ये सब है केंद्र सरकार के राजस्व स्रोत या रेवेन्यू सोर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखते हैं हम लोग राज्य सरकार के जो राजस्व सोर्स हैं वो क्या क्या हैं। तो राज्य सरकार का जो राजस्व स्रोत है दोस्तों, वो देख लीजिए। तो इनमें है सिंचाई कर, मनोरंजन कर या व्यापारिक कर, और फिर है घर, लाइट और वाटर पे जो कर लगाया जाता है या टैक्स लगाया जाता है, पशु और पक्षियों पर जो कर लगाया जाता है। ये सभी हैं राजस्व के सोर्स किसके? राज्य सरकार के। इसको दोस्तों आप लोग एक ही बार में याद करने की कोशिश मत करिएगा, इसको एक बार ध्यान से वीडियो देख लीजिएगा, और एक बार में न समझ में आए तो 2 बार 3 बार देख लीजिएगा। उसके बाद नोट्स बना लीजिएगा, फिर उसको रिवाइज करके 2-3 बार लिख लीजिएगा। आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा कि संघ सूची में क्या है, राज्य सूची में क्या है, समवर्ती सूची में क्या है, केंद्र सरकार का राजस्व सोर्स क्या है, या राज्य सरकार का राजस्व सोर्स क्या है। दोस्तों इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ भाइयों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।